नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, लेकर आते हैं आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम, हमारा फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हम आपको कुछ विषय बताते हैं जिसके संदर्भ में आपके पास जो भी सवाल होते हैं उनके समाधान आप जान सकते हैं हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। विषय है आज के गुलाब की खेती। जी हाँ, आज बहुत ही अच्छा विषय है, गुलाब की खेती पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बता दें कपास की खेती में की जाने वाली सस्य क्रियाओं पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। आपके पास सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर क्या है आइए आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नमिता, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर नमिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही साथ बता दें आपको हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर समुद्र सिंह, जो प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। गुलाब की खेती और कपास में की जाने वाली सस्य क्रियाओं पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमें कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। आपके सवाल हम सुनेंगे, हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गुलाब की खेती की बात करते हैं तो गुलाब हम सभी जानते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, सभी का मन मोह लेता है। ऐसे में अगर हमारे किसानों की हम बात करते हैं तो किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद साबित होता है, उनके जीवन में और भी ज्यादा खूबसूरती भरता है अच्छी आय के माध्यम से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर नमिता? गुलाब भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान इसकी खेती कर अपनी जो आय है वो बढ़ा सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो कर्तित पुष्प या खुले फूलों के रूप में किया जाता है। भारतवर्ष में इसका उपयोग ज़्यादातर जो है वो खुले फूलों के रूप में किया जाता है, पर इसके साथ साथ हम इसकी खेती जो है वो कर्तित पुष्प के लिए भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम और उत्पाद की बात करें तो गुलाब से जो तेल है, तेल निकाला जाता है जो बहुत ही उपयोग सिद्ध होता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो ड्राई उत्पाद हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना केवल हम इसके फूल से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, बल्कि ये अगर हम इसका मूल्य संवर्धन कर दें, इसके कई उत्पाद बना लें तो उससे तो और भी ज्यादा हम आमदनी अर्जित कर सकते हैं। देखिए कई उत्पाद हैं जो हम गुलाब से बना सकते हैं, किस तरह से हम उस ओर अपना रुझान बढ़ा सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आपको दिखा देते हैं। पारंपरिक फसलों के अलावा अगर फूलों की खेती की जाए तो किसान 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। आज हर मौके पर फूलों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और इसमें भी गुलाब के फूलों को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और अपनी मांग को देखते हुए गुलाब की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। जिन किसानों ने गुलाब की खेती की हुई है वो इस समय फूलों के खेतों से वर्षा का पानी निकालने का इंतजाम करें। फूलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय पर निकालते रहे। गुलाब की नर्सरी स्टॉक की क्यारियों में बदलाई करें। गुलाब की फसल में जल निकास की व्यवस्था करें और आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई व रेड स्केल कीट का नियंत्रण करें। गुलाब की खेती सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है। अगर दोमट, बलुअर दोमट या फिर मटियार दोमट मिट्टी है जिसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हो तो ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है। गुलाब को लगाने से पहले क्षेत्र के हिसाब से गुलाब की उत्तम किस्म का चयन करें। गुलाब की खेती में ध्यान रखें कि जब पौधे को खेतों में लगाए तब उसकी सिंचाई भी कर दे। इसके बाद नई कलम को लगातार नमी देने के लिए उसकी सिंचाई करते रहे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि खेत में पानी का भराव ना हो। गुलाब की खेती में फूलों को तोड़ते वक्त याद रखें कि जब फूल की 1 या 2 पंखुड़ियां खिल जाए तो फूल को पौधे से अलग कर दे। इसके लिए तेज धार वाले चाकू या ब्लेड का उपयोग करें। गुलाब की खेती करीब 4 महीने में फूल देना शुरू कर देती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह और सही तरीके से अगर गुलाब की खेती की जाए तो किसान काफी मुनाफा ले सकते हैं।
कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर गुलाब की खेती की जाए, सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे किसान इससे काफी अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। और यही हो पाता है हर फसल में। हम सिर्फ गुलाब की ही बात क्यों करें, अगर हम कपास की भी यहाँ पर बात कर लें तो उसमें भी ये काफी कारगर साबित हो सकता है अगर हमारे जो किसान हैं वो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार समय समय पर प्रबंधन कार्य करते रहे। जैसे इस मौसम की अगर हम बात करते हैं तो कितना महत्व रखता है ये हमारी कपास की फसल के लिए, इसके बारे में जान लेते हैं डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर सिंह, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कपास हमारी एक जो है ना बहुत ही अच्छी नकदी की फसल है जी। और आज भारतवर्ष जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश बन चुके हैं। जी। और फार्मर मतलब किसानों को सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब वो पूरी जो सिफारिशुदा तकनीक है उसको अपनाएगा। समय पे बिजाई, समय पे जो है ना खाद पानी लगाना और खरपतवार व कीड़े बीमारियों से बचाना जो है जी। ठीक है, क्योंकि कपास में बहुत ज्यादा स्प्रे करते थे और उसका बहुत नुकसान भी होता था लोगों को। अब वो चीजें थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी सावधानियां बहुत रखनी पड़ेंगी हमें। तो उसमें कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें वो हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हमारी लागत कम आए और उत्पादन हमारा ज्यादा हो। जी बिल्कुल। तो सावधानियां अगर हम बरतते हैं कपास की खेती करते समय तो लागत काफी कम हो सकती है और अच्छा उत्पादन हमें यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी है खासतौर पर इस मौसम की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं। कपास भारत में इसकी खेती का इतिहास काफी पुराना है। कपास भारत की सबसे अहम नकदी और रेशा फसलों में से एक है। कपास से कपड़ा उद्योग को कच्चा माल मिलता है। कपास से कपड़े तो बनते ही है, साथ ही इसके बिनोलों को पशुओं को आहार के रूप में दिया जाता है। अपने व्यावसायिक महत्व के कारण कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। नकदी फसल कपास की खेती हमारे यहाँ बहुत पहले से ही की जा रही है। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किसान कपास की खेती करते हैं। लेकिन ये समय है कपास की देखरेख का। बरसात के इस मौसम में तो कपास की खास तौर से देखरेख करने की जरूरत होती है। अत्यधिक व असामयिक वर्षा के कारण आमतौर पर कपास के पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है, जिससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली मुख्य तने की ऊपर वाली सभी शाखाओं की छटाई कैंची से कर देनी चाहिए। इस छटाई से कीटनाशकों के छिड़काव में आसानी होती है। मूल विगलन रोग में पौधों की जड़ें सड़ जाती है और छाल के नीचे पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए अगेती बुआई करनी चाहिए। बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। कपास में पत्ती लपेटने वाले कीट का प्रकोप भी होता है, इसलिए इल्लियां पत्तियों को लपेटकर एक खोल सा बना लेती है और अंदर पत्तियों को खाती है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि प्यूपा धूप से नष्ट हो जाए। इसके लार्वा को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फसल पर पत्ती लपेटने वाले कीट दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना आपने कपास की खेती में की जाने वाली सस्य क्रियाओं के बारे में, किस तरह से आप इस मौसम में ध्यान रख सकते हैं अपनी कपास की फसल का और उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। गुलाब की खेती और कपास की खेती के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आपका कॉल लगेगा हम आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नमिता का यहाँ पर फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर नमिता, आपने बताया कि हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है गुलाब की खेती, लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान जो हैं सही समय पर सही तरीके से कार्य करें। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी सही जलवायु क्या होती है इसकी खेती के लिए, क्योंकि किसी भी जगह हम इसे उगा सकते हैं या फिर कोई निश्चित क्षेत्र है? गुलाब की खेती के लिए जो सबसे पहले जो इसका
तापमान है वो दिन का तापमान जो है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होना चाहिए, और जो रात का तापमान है जो 15 से 18 के डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए। गुलाब गर्मियों में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है तब भी उसमें कोई ना कोई दिक्कत जो है वो गुलाब की खेती में आती है। और अगर हम बहुत कम तापमान की बात करते हैं तो गुलाब की कुछ किस्में हैं जो कम तापमान में उगाई जा सकती हैं, बट जो तापमान मैंने आपको बताया कि दिन का तापमान 21 से 25 डिग्री होना चाहिए, उस टाइम पे जो है वो गुलाब की खेती और गुलाब के फूल, बहुत ही गुणवत्ता वाले फूल जो हैं वो किसान भाई बहन जो हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर तापमान के बारे में तो जिक्र कर दिया, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे अगर हमारे कुछ किसान हमारा ये कार्यक्रम देखकर जागरूक होते हैं और अगर वो रुझान अपना करना चाहते हैं गुलाब की खेती की ओर, तो आप क्या कहेंगी, क्या सही समय रहेगा उनके लिए तैयारियां करने का? गुलाब की खेती, गुलाब का पौधे लगाने का जो बहुत सही टाइम है वो है हमारा अक्टूबर के जो लास्ट अक्टूबर है और नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो गुलाब के पौधे जो हैं लगाए जाते हैं। उस वक्त का जो तापमान है वो गुलाब की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। बिल्कुल सही तापमान रहता है तब आप निश्चित तौर पर तब इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और आगे किस तरह के प्रबंधन कार्य करने हैं बताएंगे आपको, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। अंकित जी ने हमें कॉल किया है सीहोर मध्य प्रदेश से। हेलो 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 हेलो, यस मैम। अंकित जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? यस मैम, आ रही है आवाज। हेलो, यस मैम, ये आवाज आपकी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे हमारे कपास में कीड़े बहुत लग रहे हैं। कपास में कीड़े बहुत लग रहे हैं आपकी फसल में? जी डॉक्टर सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप इनको इस संदर्भ में? नहीं देखो, ये अब जो मौसम है बारिश का, इसमें क्या होता है कि आपकी फसल के ऊपर कीड़ों का प्रकोप बहुत होता है जो ना, तो कीड़े आपके अलग अलग तरह के हैं, कौन सा कीड़ा किस टाइम आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके खरपतवार अगर खेत में है तो वो भी उनको जो है एक होस्टिंग करते हैं जी, यानी कि फसल में आने से पहले वो उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, बाद में फसल पे आ जाते हैं। तो हमारे पहले कोशिश ये होती है कि भाई जितने भी खरपतवार हैं जो घास फूस आपकी फसल में, इवन मेड के ऊपर भी खेत के, वो भी हम उसको निकालें जो ना, ठीक है। अब ये बात है जैसे मान लो सफेद मक्खी है, सफेद मक्खी आपके पंजाब हरियाणा में जो भारत है उत्तर बड़ा, उसमें एक विकराल रूप धारण कर चुका है जो ना। तो उसमें जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं कि भी जो है ना हम अर्ली मतलब जल्दी बिजाई करें उसकी, पछेती किस्म ना लगाएं। जो हम खाद डालते हैं, खाद के ऊपर भी निर्भर करता है भी कौन से कीड़े मकोड़े हमारे आते हैं जो ना जी। तो जो आपका अमेरिकन जिसको कपास बोलते हैं, उसमें हम कहते हैं भी आपको 150 किलोग्राम यूरिया, इतना सिंगल सुपर फास्फेट और आपको 40 किलो म्यूरेट पोटाश की हम सिफारिश करते हैं जी। और उसको हम 3 बार डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर मान लिया आपने ज्यादा डाल दिया तो आपके कीड़े भी ज्यादा आएंगे उससे जो ना, ठीक है। आपका घास नहीं है तो आपके जो ना कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन ये बताना पड़ेगा भी आपके कीड़े कौन से हैं। अगर मान लो आपको यूके भी नहीं, मैं एक चीज को बता दूं तो आप जो ना रोगोर डाल सकते हो, मेटासिस्टोक्स डाल सकते हो, और साथ में जो नीम की दवाई है निम्बिसिडिन जरूर मिलाना है जी, क्योंकि बार बार वही दवाई डालने से कीड़ा मरना बंद हो जाता है। तो नीम की जो दवाई है वो उस चीज को जो ना रोकेगी ताकि उसके प्रभाव में कोई फर्क ना पड़े जो ना जी। बिल्कुल, तो किस तरह के आपको कदम उठाने हैं अंकित जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा उत्तर प्रदेश से सूरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मैम मेरा ये सवाल है, गुलाब की खेती की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ? आप गुलाब की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? मैंने शुरुआत करना चाहता हूँ। शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? आगरा से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगी डॉक्टर नमिता आप इन्हें? सूरज जी, अगर आप गुलाब की खेती शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है
गुलाब की खेती जो खुले फूलों के लिए हम गुलाब लगाते हैं वो खेती आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए खुले फूलों की खेती के लिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है वो किस्में डेवलप की हैं और वो है जैसे रोज शरबत। रोज शरबत एक बहुत ही अच्छी खुशबूदार किस्म है जिसको आप बाहर जो है वो खुले फूलों के रूप में जो है उसकी खेती शुरू कर सकते हैं। और हाल ही में इसी संस्थान ने एक पूसा अल्पना किस्म जो तैयार की है और इसकी खासियत है, इन दोनों किस्मों की खासियत ये है कि आप जो है वो कल में लगा के इसकी खेती जो है, इसके पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि अगर आप दूसरे फूलों की दूसरे किस्मों की बात करते हैं तो गुलाब की जो दूसरी किस्में हैं उनमें बडिंग करनी पड़ती है, तो वो बडिंग जो है बडेड जो पौधे होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। बट ये जो किस्में हैं ये खुले फूलों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और आप इसकी खेती जो है शुरुआत कर सकते हैं। और खेती गुलाब की खेती शुरू करने से पहले आप अपना जो खेत है उसकी बुआई अच्छे से कर लें और जो पौधे लगाने का जो समय है वो अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरू में जो है वो आप इसके पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। और पौधे अगर आप लेना चाहें इन किस्मों के तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये पौधे जो हैं वो आपको अक्टूबर के अंत में जो है वो मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। तो वहां से भी आप संपर्क करके इनके पौधों की खरीदारी कर सकते हैं। और किस्में दोनों ही बहुत अच्छी हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। देखिए, आप अपने खेत में लगाएंगे इन्हें तो निश्चित तौर पर आप सही प्रबंधन कार्य करके अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, अच्छी आमदनी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव ऑन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुलाब की खेती और कपास की खेती में की जाने वाली सस्य क्रियाओं के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके कॉल्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने कहा कि इस समय काफी कीड़े हैं जिनका प्रकोप हो जाता है हमारी कपास की फसल में, तो ऐसे में और किस तरह की समस्याएं होती हैं जिनका ध्यान हमारे किसानों को रखना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जब भी हम कपास की फसल लगाते हैं तो कुछ एक चीजों की हम सावधानियां रखते हैं जी। तो उसमें एक सावधानी ये है कि भी कपास जिस खेत में लगाई है उसके आसपास हम दूसरी फसलें लगाते हैं, जैसे आपका बाजरा है, ज्वार है, मक्का है या ढेंचा है, तो वो सारे कीड़े जो है ना बढ़ जाएंगे और जो है ना इसमें कपास में आपके नहीं आएंगे। ये जो फसलें मैंने आपको बताई हैं ये उन कीड़ों को बचाव के लिए लगाते हैं वैसे हम लोग, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो खरपतवार है उस टाइम वो भी इनको एक सह देता है कीड़े मकोड़ों को रहने के लिए, तो हमें घास फूस को नष्ट करना है। उसके लिए हम हल से भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, और अगर फसल बड़ी हो चुकी है तो उसमें हम दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। बारिश के बाद में सबसे ज्यादा हमारे पास जो प्रकोप होता है वो होता है संकरी पत्ती वाले घास का जी, और उसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं। उनको अगर हम छिड़काव करते हैं तो कपास को कोई नुकसान नहीं होता जी, और संकरी पत्ती वाला जितना भी घास है वो आपका खत्म हो जाएगा।
घास खत्म हो जाएगा तो आपके कीड़े भी कम आएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपने खाद जो डाली है, फास्फोरस और पोटाश तो हम बिजाई के टाइम में डाल देते हैं। नाइट्रोजन को हम 3 भागों में बांटते हैं जी। 1/3 हम लगाएंगे बिजाई पे और 1/3 हम लगाते हैं 2 महीने के बाद में, और उसके बाद में जब फूल आते हैं 1/3 उस टाइम लगाते हैं जो ना। तो उससे क्या होगा कि पौधे को जो खुराक है लगातार मिलती रहती है जी। ज्यादा अगर हम यूरिया डाल देंगे एक बार में ही तो वो कीड़ों को भी बुलाता है अपने पास जो ना जी। तो सही मात्रा में खाद डालना। दूसरी बात है पानी की जो ना जी। डॉक्टर सिंह, आपसे पानी के प्रबंधन के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपका रुख करते हैं। जल प्रबंधन पर भी हम चर्चा अपनी करेंगे। इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 राजेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं है, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर लगेगा हम आपके सवाल सुनेंगे और उसके जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे हम और एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आप जल प्रबंधन पर जानकारी दे रहे थे, आप बताएं क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को। उसमें क्या होता है कि अब गर्मी काफी होती है और कई बार खेत में अगर सूखा जहर एकदम आपने पानी दे दिया जी तो उससे पैराविल्ट या उखेड़ा आ जाता है जो ना, जिसको कपास का हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो किसान को आपने सावधानी रखनी पड़ेगी, उसको जो है विजिलेंट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके खेत में कि भी क्या है, कहीं पौधे अगर मर रहे हैं तो उसके लिए भी हम एक दवाई की सिफारिश करते हैं। तो 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हम जो है ना 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड जो है ना स्प्रे कर देते हैं तो उससे विल्ट की समस्या खत्म हो जाएगी आपकी या कम हो जाएगी। तो पानी हम ऐसा लगाएं कि भी जो है ना बिल्कुल सूखा ना रहे खेत। ठीक है जी। और ये भी हम ध्यान रखें कि भी बारिश अगर हो रही है तो पानी ना लगाएं, वरना पानी खड़ा रह गया तो भी आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा। जी, अगर पानी ज्यादा रह जाता है, नमी ज्यादा भी हो जाती है तो भी हमारी फसल के लिए काफी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जिनको हमें हमारे किसानों को ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है। एक तो खरपतवारों का नियंत्रण आप सही समय पर कर लें, खाद और उर्वरकों का जो आप उपयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, वो सही मात्रा में करना बहुत जरूरी है और जल प्रबंधन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इन तमाम बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, आप आगे चलकर अच्छा उत्पादन जरूर हासिल करेंगे, अपनी फसल को भी सुरक्षित बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल है मैडम, मैं छपरा बिहार से बोल रहा हूँ जी। यहाँ पे गुलाब की खेती करने के लिए सबसे अनुकूल समय कौन सा होगा जी? क्या कहेंगे? और इसका पौधा मुझे कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, वहाँ पे गुलाब की खेती करने का जो सही टाइम है वो अभी आप सितंबर के महीने में भी गुलाब की खेती जो है वहाँ पे शुरू कर सकते हैं और अक्टूबर के महीने में भी गुलाब की खेती जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने गुलाब पहले से लगाया है तो बरसात के टाइम पे जो अभी जो समय चल रहा है उसमें जो है वो उसमें से खरपतवार को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगर हम खरपतवार नहीं निकालते हैं तो जितना भी उसका न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे खरपतवार की तरफ चले जाते हैं और पौधों को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें कि जो बीमारियां हैं जैसे डाई बैक है वो इसमें लगना जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और खेती करने का सही टाइम जो है वो अक्टूबर का टाइम जो है वो वहाँ की के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अच्छा है। जैसे इन्होंने कहा कि ये पौध भी लेना चाहते हैं तो छपरा बिहार के आसपास ये किसी भी जो बागवानी क्षेत्र है, अधिकारी हैं, उनका भी रुख कर सकते हैं, फिर कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहाँ पर रुख कर सकते हैं मैम?
हाँ जी, आप वहाँ का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, और आप सीधा संपर्क जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो है वहाँ का जो नंबर है वो है 01125841929 पे भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और खुले फूलों की खेती के लिए हमारे पास किस्में हैं, रोज शरबत और पूसा अल्पना, जो बहुत ही अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो कलमों से तैयार हो जाती हैं। तो हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ये किस्में बहुत ही अच्छी हैं, और क्योंकि इसमें जो खरीद की लागत है वो बहुत ही कम है, और इससे जो है वो आय, अब अधिक से अधिक आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से आपको या इसकी अच्छी पौध मिल सकती है, हमारी विशेषज्ञ ने वो भी बता दिया है आपको। दिल्ली से आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर भी बता दिया है, आपको बस कॉल करना है, वहां पर आप जानकारी लीजिए कि कितने का आपको कब तक ये पौध मिल सकती है। आप निश्चित तौर पर इसको लेकर के अच्छी तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर नमित आपने जिक्र किया कि अगर पहले से ही हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं गुलाब की, तो उन्हें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। और किस तरह के यहाँ पर देखभाल कार्य करने हैं जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार विजेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है, हम ये पूछना चाह रहे हैं जी कि इसमें रेतीली जमीन में अच्छी होती है या मोटी जमीन में अच्छी होती है? किस चीज खेती? जैविक खेती किस चीज की खेती? आप कौन सी फसल? गेंदे की उसकी गेंदे की खेती की बात करना, गुलाब की। जी, गुलाब के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप डॉक्टर नमिता? आप चाहे आप गुलाब की खेती करिए या फिर गेंदे की खेती करिए, जो हमारी दोमट मिट्टी होती है उसमें ही बहुत अच्छी खेती की जाती है। इसमें रेतीली मिट्टी जो है वो ज़्यादा लाभदायक नहीं है, चाहे वो गुलाब की खेती हो या फिर अन्य फूलों की खेती हो। जी, तो यहाँ पर दोमट मिट्टी सही रहेगी अगर गुलाब की या फिर किसी भी फूल की आप खेती करने की आप इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में बढ़ते हैं आगे। आपसे मैं जानकारी लेना चाह रही थी कि किस तरह की देखभाल कार्य अभी करने चाहिए हमारे किसानों को जो गुलाब की खेती अभी कर रहे हैं। जो किसान भाई बहन हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने गुलाब अपने खेतों में लगाया हुआ है, उनके लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो खरपतवार नियंत्रण करना है इस बरसात के समय में वो बहुत ही आवश्यक है। और जैसे ही हमारा बरसात जो है वो बंद हो जाती है, उसके बाद हम अक्टूबर के महीने में जो है वो प्रूनिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका क्रिया है जो और गुलाब की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुलाब की पौधे की उम्र देख के ही उसका हम प्रूनिंग करते हैं। अगर पौधा जो है वो कम उम्र का है, जैसे 1 से 2 साल का पौधा है, तो उसकी जो कटाई और छंटाई होती है वो बहुत, जो ब्रांचेस जो है वो सूख गई होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस की कटाई छटाई होती हैं। अगर पौधा हमारा 3 साल से बड़ा और 5 साल से है तो उसकी जो है वो कटाई छटाई थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो कटाई छटाई जब हम करते हैं तो उसका जो है ज़मीन के तल से जो है उसका कम से कम 60 सेंटीमीटर की हाइट पे करनी चाहिए। अगर हम इससे नीचे करते हैं तो हमारे जो गुलाब है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी बढ़भार है, वो नहीं हो पाती है। इसलिए और हमेशा ध्यान रहे कि हर साल इसका जो कटाई छटाई है वो अक्टूबर के महीने में ही करनी चाहिए। जी और अक्टूबर के महीने में कटाई छटाई करने के बाद जो है ये हमें दिसंबर के मध्य में जो है वही पौधा जो है वो हमें फूल देना शुरू कर देता है। और जैसे ही, और इससे पहले एक बात और है कि कटाई छटाई करने के बाद जो है वो हमें पौधों को न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक पहुँचाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग भी इनको ध्यान से सुने और उसके अनुसार ही अपने खेतों में कृषि कार्य करें। देखिए निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी उपज होगी, अच्छी गुणवत्ता होगी उसकी, तो निश्चित तौर पर आपको उसके मूल्य भी अच्छे ही मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जागरूक रहकर खेती किसानी के कार्य करें। अनुभव आप सभी को है, लेकिन अगर उसमें वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों का थोड़ा सा सहयोग और हो जाए तो वो और भी ज्यादा आपके लिए ही फायदेमंद साबित होता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, कपास की खेती के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, आपने कहा कि बहुत सारी सावधानियां यहां पर बरतने की जरूरत है। इस समय में कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो कपास की खेती को प्रभावित करते हैं और किस तरह से हमारे किसान उनकी पहचान कर सकते हैं? हाँ, देखिए, एक तो है हमारा कीड़ों का प्रकोप और दूसरा है बीमारियों का जो जी, ठीक है। तो बीमारियों में क्या होता है कि उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं पत्ते के ऊपर और उसका रंग जस्ते जैसा हो जाता है जी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपकी जड़ गल जाती है, जड़ गलन इसको रोग बोलते हैं जी, ठीक है। एक आपका विल्ट हो गया तो ये कुछ एक जो है बीमारियां हैं जो काफी जो है ना मतलब सीरियस हैं। एक आपका ब्लाइट है जिसको हम आंगमारी बोलते हैं जो ना जी, ठीक है। ये आपकी बीमारियां हैं। जो आपके कीड़े हैं जी, उसमें आपका तेला है, चूरड़ा है, सफेद मक्खी है, एक मिली बग बोलते हैं जो सफेद सफेद होता है जो ना, गुलाबी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है और एक रोएदार जो है कीड़ा होता है इसको हम कातरा बोलते हैं। तो ये कीड़े आपकी कपास की फसल में आते हैं जी। तो ये तमाम बीमारियां हैं, कीड़े हैं जो हमारी कपास की फसल है उसको प्रभावित करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान हैं वो निगरानी बनाए रखें। अगर कुछ भी आपको दिख रहा है, कोई कीड़ा दिख रहा है या फिर किसी तरह की बीमारी का लक्षण नजर आ रहा है तो आप सही समय पर उसका उपचार विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कर लें, अन्यथा फसल की बढ़वार में आपको यहाँ पर प्रभाव होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपकी ही आमदनी में थोड़ी कमी जरूर हो सकती है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। किस तरह से आप कपास और गुलाब का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, इस पर हमारी जानकारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है गुलाब की खेती और कपास की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है और आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं। बता दें, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से हमें नंद स्वरूप मिश्रा जी ने फोन किया है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी गांव बसोली पर था। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गुलाब खेती करने के लिए इस गुलाब के नाना प्रकार के फूल आते हैं, कलर आते हैं, तो हमें कौन सा कलर का पौधा लगाना चाहिए, हमें पैदावार भी मिल सके, अच्छा मार्केट में रेट मिल सके। अगर मार्केट हमारा जीरो है तो उस समय हम उसको किस प्रकार से सुखाएं, उसको क्या करें जिससे उसको रोक करके जब बढ़िया मार्केट आए तो फिर हम उससे पैसा प्राप्त कर सकें। जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। यहाँ पर क्या कहेंगे डॉक्टर नमिता, किस रंग का यहाँ पर गुलाब ये चुन सकते हैं? देखिए, आप रंगों की बात करते हैं तो गुलाब में हर रंग का फूल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप मार्केट की प्रेफरेंस की बात करते हैं तो जो सफ़ेद रंग का है और लाल रंग का जो गुलाब है उसका बहुत ही महत्व है। अगर आप कर्तित पुष्प की बात करते हैं कि गुलाब को आपको कर्तित पुष्प के रूप में यूज़ करना है, तो जो लाल रंग और सफ़ेद रंग और पीला रंग जो है वो बहुत ही महत्व है। और अगर हम खुले फूलों की बात करते हैं तो उसमें जो गुलाबी रंग का जो फूल है, चाहे वो हल्का गुलाबी हो या फिर वो डार्क गुलाबी हो, उस फूल का बहुत ही महत्व है। अगर खुले फूलों की बात करते हैं तो किसी भी तरह का किस्म जो है वो आप जो है वो प्रयोग में ला सकते हैं। जी, तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर बाजार दूर है और वो एकदम से अपनी जो उपज है उसको नहीं पहुंचा सकते हैं मंडी में और अपने पास तो थोड़े दिन उनको रखना पड़ेगा और जब अच्छे बाजार भाव मिले तब वो बिकवाली करें, तो ऐसे में किस तरह की प्रक्रिया वो अपना सकते हैं? ड्राई फ्लावर ले जा सकते हैं, सूखे फूल लेकर जा सकते हैं? इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? हाँ, इसके लिए जो गुलाब के जो फूल हैं आप उनका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। उनको जो है वो आप सुखा के रख सकते हैं। उनके जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को आप सुखा के जो है वो अपने पास रख सकते हैं। और नहीं तो पूरे का पूरे गुलाब का फूल जो है उसको भी सुखा के आप रख सकते हैं। और जब पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं, गुलाब सूख जाते हैं, तो उसको जो है वो कई तरह के उत्पाद बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सूखे फूलों का उत्पाद बनाने का एक बहुत ही महत्व है। आप किसी भी बाजार में चले जाएं तो आप गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे कई तरह के, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, जैसे वॉल हैंगिंग्स हो गई ही, इस तरह के कई तरह के उत्पाद जो हैं वो आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पंखुड़ियों को सुखा के रखा जाए तो उनको जो है वो हम गुलकंद या फिर अन्य तरह के उत्पाद बनाने में भी उनका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रहे कि हर किस्म जो है वो गुलकंद बनाने के लिए सही नहीं होती है। तो जो किस्म हम खुले फूलों के लिए प्रयोग में करते हैं और जिसका जो पंखुड़ी होता है वो थोड़ा पतले आकार का होता है, उन्हीं किस्मों को हम सुखा के हम जो है वो गुलकंद बनाने के लिए रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप अगर ताज़े फूल लेकर नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर मंडियों की ओर, तो ऐसे में आप इस तरह से उसको सुखा सकते हैं, उनके अन्य उत्पाद बना सकते हैं, उनकी बिकवाली करके देखिए कितनी अच्छी आमदनी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी ने हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? क्या सर? अपना सवाल पूछिए। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर हम कपास में अमेरिकन सुंडी, हम कपास में अमेरिकन सुंडी का कौन से दवाई का छिड़काव कपास की फसल के लिए? जी डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे? कपास की फसल में अमेरिकन सुंडी नामक जो कीड़ा है उसका प्रकोप है, क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? या आपका जो है क्विनल फोर्स है 25 cc जो है ना, वो 1 लीटर वो डाल सकते हो आप, दोनों अमेरिकन सुंडी के लिए हैं। जी डॉक्टर सिंह, आपसे यहाँ पर गुजारिश है, किसी तकनीकी खराबी के चलते हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, एक बार अपना जो सुझाव है तो वो दोहरा दीजिए हमारे किसान भाई के लिए। हाँ, इसमें जो है ना अमेरिकन सुंडी के लिए 75 ग्राम ट्रेसर
1 एकड़ में 75 ग्राम दवाई पड़ेगी। ट्रेसर नाम की दवाई है। और ये ना मिले तो आपके पास जो है क्विनलोफोस है, वो आपकी पड़ेगी 1 लीटर। जी, तो ये दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं और आप अपनी जो कपास की फसल है उसका बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बरसात का समय चल रहा है तो दवाओं का छिड़काव करने का सही समय किस तरह से रहेगा? सही समय इसका होता है कि जब भी बारिश होती है तो हम ये देखते हैं भी कम से कम 2 घंटे का हमें टाइम मिले जो ना। मान ले हम स्प्रे करते हैं और घास की अगर दवाई करते हैं तो कई दवाई ऐसी हैं जिनको 6 घंटे का टाइम भी सही होता है जी। ठीक है, ताकि वो दवाई पौधे के अंदर जाए, ना कि जो है ना वो बाहर चले जाए जो ना धुल के। जी, वो यूं ही व्यर्थ ना हो जाए, बह ना जाए, इसके लिए हमें सही समय का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, सही तरीके का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आप स्प्रे करें ओस ना पड़ी हो पौधे के ऊपर जो ना। जी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप इसको जरूर ध्यान में रखें जब भी आप दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कीड़ों बीमारियों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही आपने जिक्र किया था कि खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह से उसका पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो है ना, अगर हम बिजाई के समय से शुरू करते हैं तो हमारी दवाई है पेंडिमेथलिन, जिसको हम स्टॉम्प बोलते हैं। तो बिजाई के तुरंत बाद अगर हम इसको डाल देते हैं तो 40 दिन तक आपके खरपतवारों को रोक लेती है ये जो ना। ठीक है, अगर बिजाई के टाइम में नहीं डाले तो जिस टाइम एक बार हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद में फिर हम दोबारा इसको स्प्रे कर सकते हैं और फिर पानी लगा सकते हैं जो ना। ठीक है, तो स्टॉम्प नाम की जो दवाई है, जो पेंडिमेथलिन है, ये फसल को नुकसान नहीं करती और घास को उगे हुए को नहीं मारेगी, उगने से रोकेगी ये जो ना। जी बिल्कुल, तो इस तरह से हमें खरपतवारों के लिए नियंत्रण कार्य करना चाहिए। एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर सिंह हमारे साथ, तो हम उनका सवाल यहाँ पर पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, बुद्ध सिंह तिवारी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल है, ये जो कपास में कीट लगते हैं, लाल लाल रंग के बड़े बड़े कीट होते हैं। हाँ, तो ये बहुत कीट परेशान करते हैं। और जो आप लोग दवाई बताते हैं, हम हरदम सुनते हैं आपका जो दवाई आप बताते हैं, तो ये क्या है कि आप जल्दी जल्दी बता देते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। हम लोग जितने किसान हैं वो लिख नहीं पाते हैं, कलम लेके बैठे हैं लेकिन लिख नहीं पाते। जी बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर सिंह आपसे गुजारिश है कि आप हमारे किसान भाई को बताएं कि लाल रंग के जो कीड़े हैं वो बड़ा परेशान कर रहे हैं इनकी फसल को, तो किस तरह से बचाव कार्य करें, और दवाओं का नाम आप एक बार आराम से भी बता दें ताकि हमारे किसान भाई लिख सकें। उसमें एक दवाई है इकतारा जी, ठीक है, 600 ml पड़ेगी 1 एकड़ के अंदर। ठीक है, या एक है फोस्माइट जी, उसकी मात्रा रहेगी 650 ml 1 एकड़ के लिए जो ना। जी, तीसरी दवाई है प्रोफेनोफोस, इसकी मात्रा रहेगी 600 से 700 ग्राम। जी, तो ये दवाइयां हैं आपकी जुलाई और अगस्त के लिए जो ना। ठीक है, और अगस्त से अक्टूबर में अगर आपको स्प्रे करना है तो उसमें हम दवाई बदल देंगे। तो उसमें पहली दवाई है कार्बेरिल, मात्रा रहेगी 700 से 900 ml। ठीक है, एक दवाई है मोनोक्रोटोफोस जी, उसकी मात्रा रहेगी 500 से 600 ml। जी, आप साइपरमेथ्रिन भी डाल सकते हो, उसकी मात्रा रहेगी सिर्फ 80 से 100 ml 1 एकड़ के लिए जो ना। या जो पहले क्विनलोफोस बताई थी वो भी 800 से और 1000 ml तक आप डाल सकते हो प्रति एकड़। जी, ये गुलाबी सुंडी के लिए हैं और इसमें समय के हिसाब से हम दवाइयां अलग अलग बदल देते हैं। अगस्त जुलाई अगस्त में अलग हैं, अगस्त से अक्टूबर तक के लिए हम दूसरी दवाइयां डालते हैं। जी, कोई भी दवाई हम दोबारा नहीं डालेंगे क्योंकि उससे कीट मरना बंद हो जाएगा। जी, तो एक दवा का जो इस्तेमाल है वो एक ही बार करना चाहिए क्योंकि दूसरी बार उसका फिर प्रभाव नहीं हो पाएगा, कीड़ों का नियंत्रण उससे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है जान लेते हैं। हेलो
जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्कार जी, मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातेगांव जिला देवास से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ। जी जगदीश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है बहन जी कि जैसे कि नवरंग के फूल की खेती की जाए तो ये अब कब नर्सरी को तैयार करें और कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और किस विधि से लगाना, इनको कितनी दूरी पे लगाना? ये पहली बार खेती कर रहे जी हम। जी क्या कहेंगे आप? एक बार नवरंग की खेती करना चाहते हैं, कब नर्सरी तैयार करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप बताएं। फूलों की खेती ही है, क्या करना चाहेंगे हमारे किसान? जैसे फूलों की खेती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नर्सरी का उत्पादन है वो अभी सितंबर के मध्य सितंबर के महीने में जो है वो हम नर्सरी लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारा 20 से 21 दिन में नर्सरी तैयार हो जाता है तो हम जिस क्षेत्र में, जिस खेत में हमें वो फूल लगाना होता है तो वहाँ पे हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो उसकी कर देते हैं। अगर हम जैसे गेंदा के फूल की बात करें तो हमें वो 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और लगभग 30 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी जो है वो रखनी चाहिए। और ये हमेशा लगातार जो किस तरह की किस्म हम लगाना चाहते हैं उसके ऊपर जो है वो निर्भर करता है। अगर हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं फूलों की, तो गेंदे के फूल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अफ्रीकी गेंदा होता है जिसके जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो हम 45 बाय 45 सेंटीमीटर भी हम रखते हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करते हैं तो उसमें जो उसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 30 बाय 30 सेंटीमीटर भी हम उसमें रखते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम जो नर्सरी जो है तैयार करके जो है उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो हम खुले खेत में जो है वो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह के कदम आपको उठाने हैं जगदीश जी। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र से हमें कल्पेश ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ मैडम जी कल्पेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, जो अपने कपड़ों पर जो सिल्वर कलर का थ्रिप्स करके जो कीड़ा आता है जी, थ्रिप्स का प्रकोप हो गया है आपकी फसल में? हाँ, तो उसके लिए कौन सा दवाई छिड़काव करना पड़ेगा? कपास में आपकी थ्रिप्स लग गया है? हाँ, उसमें आप जो है ना 250 से 350 मिलीलीटर रोगोर का स्प्रे कर सकते हो या 300 से 400 मिलीलीटर मेटासिस्टोक्स का स्प्रे कर सकते हो। जी, तो ये दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। थ्रिप्स का अगर प्रकोप हो गया है आपकी कपास की फसल में, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, तो इस तरह से आप अपनी कपास की फसल को बचा सकते हैं। गुलाब की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है, और भी इससे संबंधित जानकारियां आपको देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा आइए देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गुलाब की खेती और कपास की खेती के बारे में। समय बहुत ही कम रह गया है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, अगर हम कपास की बात करते हैं, काफी लोग इसकी खेती करते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हमारे किसानों को फायदा पहुंचा सकती है ये फसल, और साथ ही साथ अगर शुरू करते हैं तो अच्छी किस्में कौन सी रहती हैं? हाँ, ये तो किस्मों की बात है ना, क्योंकि आजकल सारे ही जो ना हम हाइब्रिड की तरफ जा चुके हैं। तो इसमें जो हमारा केंद्रीय कपास संस्थान है, उन्होंने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग जो है किस्मों की सिफारिश की हुई है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के लिए अलग किस्में हैं, गुजरात के लिए अलग, पंजाब और हरियाणा में भी अलग अलग किस्में हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा भी कौन से क्षेत्र के लिए हम जो है सिफारिश कर रहे हैं। तो वो हमें जो ना कॉटन संस्थान के वेब पेज से भी हमें मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो है ना बीज मार्केट में आ गए, इसमें जो है कई नकली भी हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास हाइब्रिड आते हैं सभी की टेस्टिंग करते हैं और उनके जो परफॉर्मेंस के बाद में फिर उनकी हम सिफारिश करते हैं जी। और ये कई बार हर साल किस्में भी बदल जाती हैं। कई किस्में अब ऐसी भी आ गई जिनके अंदर जो है ना कीड़े भी कम लगते हैं, तो वो उन्हीं किस्म को किसान चुने। और दूसरा, बिजाई के टाइम में बीज का उपचार जरूर करें जो ना जी, बीजोपचार बहुत जरूरी है, बीमारी हमारी कम हो जाएंगी जो जी। तो अगर अपने क्षेत्र के अनुसार ही अनुमोदित जो किस्में हैं उन्हीं का चयन करते हैं हमारे किसान भाई, तो काफी अच्छा रहता है उनके लिए। और साथ ही साथ अगर बीजोपचार कर लेते हैं तो आगे चलकर जो बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं उसमें भी कमी आ जाती है। तो ऐसे में हमारे किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे आप यहाँ पर डॉक्टर सिंह, जिससे हमारे जो किसान हैं, कपास को वैसे भी सफेद सोना कहा जाता है, इसे अपने लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बना लें इसकी खेती को, इसके लिए और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखे हमारे किसान? इसमें एक है कि हमारी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें भी किस्म पर भी निर्भर करता है। दूसरा, हम बिजाई करते हैं वो जो है ना पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण में कौन से में करते हैं, ताकि जहां ज्यादा सूरज हमें मिले जी, बढ़िया होगी जी। बिल्कुल, अच्छी फसल लेने के लिए हमारे किसानों को यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर सिंह, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से कृपाल जी ने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो हेलो, कृपाल जी अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए, सवाल पूछिए। मेरे पास कपास की खेती है, उसके अंदर कपास की खेती है, कपास जी। हाँ, आप अपना सवाल पूछे कृपाल जी। इल्ली वो गटल बिटल जैसी, तो उसका लिए क्या? आप दोबारा आपसे अपना सवाल पूछे एक बारी। मेरा सवाल ये है, कपास की जो खेती की हमने, हाँ, उसमें भीतर इल्ली का प्रकोप है। इल्ली का प्रकोप हो गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे आप? जल्द से इनके सवाल का जवाब दें। 40 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप कॉन्फिडोर या एक तारा का स्प्रे करिए उसमें जो ना। जी, तो आपको किस दवा का इस्तेमाल यहाँ पर करना है कृपाल जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे डॉक्टर सिंह को कि आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं, उनके सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। थैंक यू जी।
और साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नमिता, जिन्होंने गुलाब की खेती हमारे किसान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में विशेष जानकारियां दी हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका डॉक्टर नमिता। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, किस तरह से आप गुलाब की खेती से फायदा ले सकते हैं, कपास की खेती से फायदा ले सकते हैं, आज के आप हमारे इस अंक में आपने जान लिया। अगले कार्यक्रम में क्या विषय आपके लिए लेकर आएंगे आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं का रखरखाव कैसे कर सकते हैं आप, और साथ ही मछली पालन। तो इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम किसी भी समय हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे अपने मोबाइल फोन से आप स्कैन कीजिए और कभी भी किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। खेती किसानी से संबंधित अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहाँ भी जरूरी था। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।